गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगा दिया बैन। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में 101 उपकरणों के आयात पर बैन लगा दिया है। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में लिए गए फैसलों से जुड़े कई ट्वीट किए। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरण भारत में बनाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों से 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद की जाएगी। दोस्तों, रक्षा मंत्री के मुताबिक रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए तैयार है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया गया है। इस फैसले से भारत के रक्षा उद्योगों को बड़े पैमाने पर उत्पादन का अवसर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, खेती पर मंडराया खतरा, विदेश से आ रहे हैं संदिग्ध बीज पार्सल, अलर्ट जारी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ साथ बीज उद्योग और अनुसंधान निकायों को अज्ञात स्रोत से भारत में आने वाले संदिग्ध या अवांछित बीज पार्सलों के बारे में सतर्क किया है, जो देश की जैविक विविधता के लिए खतरा हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में हजारों संदिग्ध बीज खेप को भेजे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसे कहा गया है अज्ञात स्रोतों से भ्रामक पैकेज के साथ अनचाहे संदिग्ध बीज पार्सल। जी हां दोस्तों, इसका खतरा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान और कुछ यूरोपीय देशों में भी पाया गया है। मंत्रालय ने यह भी उल्लेखित किया है कि अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए ने इसे बीज बिक्री के फर्जी आंकड़े दिखाने का घोटाला और कृषि तस्करी करार दिया है। यूएसडीए ने यह भी बताया है कि अनचाहे बीज पार्सल में विदेशी आक्रामक प्रजाति के बीज या फिर रोगजनकों या रोग को पेश करने का प्रयास हो सकता है, जो पर्यावरण, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कश्मीरियों की जमीन बचाने के लिए नया कानून लाएगी सरकार, संसद में पेश होगा विधेयक। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक नए कानून लाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि वहां संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की चिंताओं को दूर किया जा सके। इस संबंधी विधेयक को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों के लिए नए कानून लाए जाने पर काम किया जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अब आवाज से होगी इस महामारी की जांच, आदित्य ठाकरे ने कहा सही साबित होगी नई तकनीक। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में टॉप पर है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र सरकार इस महामारी की टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इस तकनीक के बाद आवाज से ही इस महामारी की जाँच हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा आदित्य ठाकरे ने अपने ट्वीट में कहा है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया कि बीएमसी आवाज के नमूनों का उपयोग करके एएल आधारित कोविड टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। आरटीपीसीआर टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन दुनिया भर में टेस्ट की नई तकनीकें साबित करती है कि महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य ढांचे में तकनीक के उपयोग की चीजों को अलग तरह से देखने और विकसित करने में मदद की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस महामारी से जंग के लिए नेपाली सेना को गिफ्ट किए 10 वेंटिलेटर। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने इस महामारी के खिलाफ लड़ने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए रविवार को नेपाल की सेना को 10 आईसीयू वेंटिलेटर गिफ्ट किए हैं। नेपाली सेना के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में भारत के राजदूत विनय मोहन कन्ना ने नेपाली आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुकत्रिमाया राष्ट्रदीप जनरल पूर्णचंद्रा थापा को वेंटिलेटर हैंड ओवर किए। ये वेंटिलेटर एडवांस्ड इंसेंसिव या नॉन इन्वेसिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम समेत कई नई खूबियों के साथ डिजाइन किए गए हैं। इनका इस्तेमाल आईसीयू, मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों और आईसीयू में किया जा सकता है। इसके अलावा ये वेंटिलेटर पोर्टेबल हैं और जरूरत पड़ने पर इसे मरीज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। भारतीय सेना लंबे समय से मानवीय सहायता और राहत देने के लिए पहली प्रतिक्रिया के रूप में नेपाली सेना के लिए आगे आती रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा 2 करोड़ नौकरियों का वादा था लेकिन 14 करोड़ हो गए बेरोजगार। जी हां दोस्तों, केंद्र की सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार को कभी मेहुल चोकसी तो कभी राफेल जैसे मुद्दों पर घेरने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने अब बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश की आम जनता से कांग्रेस के रोजगार दो अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार को नींद से जगाना बहुत जरूरी है, ये देश के भविष्य का सवाल है। इस मैसेज के साथ राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया। अपने वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि वे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बहुत बड़ा सपना दिया। सच्चाई यह है कि 14 करोड़ लोगों को मोदी जी की नीतियों ने बेरोजगार बना दिया है। यह क्यों हुआ? गलत पॉलिसी के कारण हुआ। पहले नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन, इन तीनों चीजों ने भारत के आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों की संख्या 1 करोड़ 96 लाख को पार कर गई है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 7,27,000 के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 50 लाख से ज्यादा संक्रमित है, जिनमें से 1,61,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां पर 30 लाख से ज्यादा संक्रमित है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, कोलंबिया, चिली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही काम की खबरें हर रोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम नई वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों बात की जाए भारत की, तो भारत में इस वक्त तक संक्रमितों का आंकड़ा 22 लाख लगभग 15,000 को पार कर चुका है, जबकि मौतों का आंकड़ा लगभग 45,000 के पास पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं, जहां पर 5,15,000 से ज्यादा संक्रमित मामले हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,96,000, आंध्र प्रदेश में 2,27,000, दिल्ली में 1,45,000, कर्नाटक में 1,78,000, वेस्ट बंगाल में 95 और उत्तर प्रदेश में 1,22,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना हुआ सस्ता, 1,50,000 तक मिलेगी सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन भी होगा फ्री में। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू कर दी है। इससे दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने में मदद समेत दूसरी सुविधाएं भी मिलेगी। इस पॉलिसी में सरकार ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी देने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डेवलपमेंट करेगी। दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त को इस पॉलिसी को नोटिफाई किया है। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में सबसे ज्यादा इंसेंसिटिव पर जोर दिया गया है। जो भी 2 पहिया या 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए 30,000 रुपए का इंसेंसिटिव दिया जाएगा। इसी तरह कोई कस्टमर अगर 4 पहिया यानी कि कार खरीदता है तो उन्हें 1,50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी लाया खास लोन स्कीम, इन ग्राहकों को मिलेगी 2% छूट। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए खास लोन स्कीम पेश की है। इसमें बुनकरों के लिए नगद कर्ज की सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है। पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार इस योजना से बुनकरों की कर्ज की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। पीएनबी बुनकर मुद्रा योजना के तहत बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड प्लान पेश किया है। इसमें कपड़ा मंत्रालय की योजना के तहत बुनकरों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा और उस पर ब्याज भी नॉर्मल लोन से 2% कम लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस, महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच में लगाया अड़ंगा, जारी किया नया फरमान। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच अभी शुरू भी नहीं हुई है और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई के रास्तों में रुकावटें पैदा करने की जुगत में लग गई है। महाराष्ट्र सरकार की मंत्री और मुंबई की मेयर ने सुशांत केस में जांच के लिए मुंबई आने वाली सीबीआई की टीम को बिना परमिशन मुंबई में कदम रखने पर 14 दिन के आइसोलेशन में भेजने का ऐलान कर दिया है। इस पर महाराष्ट्र का विपक्षी दल ठाकरे सरकार को घेर रहा है। बीएमसी ने आनन फानन में इस महामारी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिया है, जिसमें दूसरे प्रदेश से फ्लाइटों से आने वाले लोगों को 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का।
मौसम समाचार वेदर अलर्ट अगले 24 घंटों में इन राज्यों में भारी बारिश की है संभावना। जी हां दोस्तों, आगामी 24 घंटों में देश के कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश देखी जाएगी। ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोणार्क, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक महेश पलावल के अनुसार राजस्थान के चूरू, बीकानेर, झुंझुनू में अभी बारिश होने की संभावना है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी बारिश हो सकती है। इस बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर राजस्थान और रायलसीमा में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार 8वें दिन नहीं बढ़े डीजल के दाम, जान लीजिए आज की पेट्रोल डीजल की कीमतें। जी हां दोस्तों, लगातार 8वां दिन है जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL, IOC ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। यानी कि दोस्तों पिछले 8 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। बात की जाए राष्ट्र राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब रोबोट करेंगे शिविर की सफाई, यूपी के इस शहर से हुई पहल। जी हां दोस्तों, अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट करेगा शिविर की सफाई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। मैनहोल में उतरकर सफाई कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में ना डालनी पड़े, इसलिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक खास तरह के रोबोट तैयार कराए हैं, जिसकी मदद से मैनहोल में उतरे बिना ही सारा मलबा बाहर निकाला जा सकता है। ये रोबोट मिनटों में शिविर को अच्छे से साफ कर देता है। इतना ही नहीं, इसमें कैमरा और गैस डिटेक्टर भी लगाया गया है, जिसकी मदद से नाले की गहराई और उसमें कितना मलबा है इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये नाले में पैदा होने वाली जहरीली गैस के बारे में भी पता लगा सकता है। निर्माताओं ने इसमें एक ऐसा अलर्ट सिस्टम लगाया है जो गैस का पता लगाते ही कर्मी को अलर्ट कर देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शुरू किया ये अभियान, जनता से मांगा सहयोग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस तक एक लंबा सप्ताह गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एक सप्ताह में सभी जिलों के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय बनाने और उनकी मरम्मत का अभियान चलाएं। आम लोग अपने आसपास सफाई करें, प्लास्टिक को अपने जीवन से विदा करें। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को राजघाट के नजदीक बने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अब हमें भी उसी तर्ज पर गंदगी से आजादी पाने के लिए गंदगी भारत छोड़ो का आंदोलन चलाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार बने श्रीलंका के प्रधानमंत्री, बौद्ध मंदिर में ली शपथ। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में शनिवार को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी SLPP के 74 वर्षीय नेता को 9वीं संसद के लिए पद की शपथ उनके छोटे भाई एवं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने केलानिया में पवित्र राज महावराह में दिलाई। वहीं कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं उपमंत्रियों को सोमवार को शपथ दिलाई जा सकती है। दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे ने इस साल जुलाई में संसदीय राजनीति में 50 वर्ष पूरे किए हैं और वे 1970 में महज 24 साल की उम्र में सांसद निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वे 2 बार राष्ट्रपति भी चुने गए और 3 बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बने तुर्की के विश्वविद्यालय, पाकिस्तान चला रहा है प्रोपोगेंडा। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिसके तहत तुर्की के विश्वविद्यालयों में भारत विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार ने पिछले साल जब से जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर आर्टिकल 370 को अप्रभावी बनाया है, तब से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार के विरोध के केंद्र में रखे हुए हैं। इसके तहत तुर्की ने कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली में भी उठाया है। तुर्की इस मामले में लगातार इसलिए भी आवाज उठा रहा है ताकि वह खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता साबित कर सके। तुर्की के राष्ट्रपति, सांसद और अन्य नेता तो भारत विरोधी काम लगातार
कर ही रहे हैं, लेकिन अब तुर्किश संस्थान भारत विरोधी गतिविधियों के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। खासकर तुर्की के विश्वविद्यालय ये संस्थान भारत विरोधी माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खासकर पिछले एक साल में तुर्की के विश्वविद्यालयों में भारत विरोधी गतिविधियों में काफी तेजी आई है। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत का संविधान किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप जानते हैं भारत के संविधान के रचनाकार का नाम। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।